हेलो एवरीवन, स्टूडेंट वेलकम इन शिप्रानॉमिक्स चैनल। स्टूडेंट, आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ मधु बैरिया से। और मधु ने असिस्टेंट प्रोफेसर मध्य प्रदेश का एग्ज़ाम पास किया है, क्वालिफाई किया है। तो मधु, वेलकम इन माय स्टूडियो। जी मैम। अच्छा मधु, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए, अपनी अभी तक की जो जर्नी आपकी रही है, आपने कौन कौन से एग्ज़ाम क्वालिफाई किए और कैसी रही आपकी ये जर्नी। जी मैम। मेरा नाम माधुरी वारिया है और मैंने 2015 में बैंकिंग का एग्ज़ाम क्लियर किया था। वो उसी समय मैंने एसआई का एग्ज़ाम भी क्लियर किया था मध्य प्रदेश का। और एमपीपीएससी राज्य सेवा वाला भी मैंने क्लियर किया था, लेकिन बैंक में हो जाने के कारण मैं बैंक के लिए प्रिपरेशन नहीं कर पाई थी, तो मैंने फिर बैंक ही ज्वाइन कर लिया था। उसके बाद मैंने 2018 से 20 में मेरा एमए हुआ है। और 2023 में मैंने सेट क्वालिफाई किया। उसके बाद 2022 वाला नोटिफिकेशन आया था असिस्टेंट प्रोफेसर का, जिसका एग्ज़ाम 2024 में हुआ था और इंटरव्यू 2025 में हुआ था। उसमें इंटरव्यू के लिए मैं शॉर्ट लिस्ट हुई थी, लेकिन इंटरव्यू में फिर मैं बाहर हो गई थी, तब सफलता नहीं मिली। लेकिन फिर 2024 वाले में और थोड़ी ज़्यादा मेहनत की, तो फिर अभी निश्चित तौर पे उसका परिणाम आपके सामने होगा। अच्छा, मैं आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस करना चाहती हूँ जो कि बहुत सारे स्टूडेंट मेरे ऐप पर भी लिखते हैं कि इसका जैसे एग्ज़ाम है कहते हैं कि काफ़ी लंबा समय लेता है। तो इस लंबे समय को हमने अभी पीटी दिया, पीटी का रिजल्ट आता है, फिर हम मुख्य परीक्षा देते हैं, इंटरव्यू आता है, और अगर इंटरव्यू में नहीं हुआ तो हमें पूरी तैयारी फिर से करनी पड़ती है। तो ये एक स्ट्रेस स्टूडेंट्स में रहता है। तो जी। इस स्ट्रेस को कवर करने के लिए आपने क्या किया? आपने लगातार एग्जाम देते रहे या कोई और स्ट्रेटेजी आपकी थी? मैम, मैंने तो लगातार एग्ज़ाम देना और कंटिन्यूटी में पढ़ाई करना ही सबसे उचित समझा। जिसमें मैंने आपके लेक्चर लिए थे उसी को ही मैं देखती रहती थी, जिसमें ये होता था कि जैसे रिवाइज करना है, तो 2x की स्पीड से मैं आपके लेक्चर से उसको रिवाइज करती थी और आपका पढ़ाया हुआ एज इट इज एग्जाम हॉल में याद आता था। तो मतलब एक बार मैंने नोट्स बनाए, उसके बाद फिर मैंने रिवाइज ही किया। और हर दिन रिवाइज करना ही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी मेरे लिए तो कि हर दिन रिवाइज करती थी मैं आप जो आपके नोट्स लेक्चर। बनाते थे, ये पूरे नोट्स बनने में आपको कितने मंथ लग गए, जब आपको लगा कि आपकी तैयारी पूरी हो गई है? मैम, मैंने 2022 के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रही थी, तभी मैंने नोट्स बनाना चालू किया था। तो एग्ज़ाम आते तक में भी कंप्लीट नोट्स तो नहीं बने थे, लेकिन बहुत हद तक मैंने उसको 80 टू 90% मैंने कवर अप कर लिया था। फिर जो भी रहा था तो मैं आपके लेक्चर वगैरह देख करके और इसी से फिर रिवाइज करती थी, और बीच में जो भी छूट जाता था एक एक पेज, एक एक टॉपिक के बाद एक एक पेज में छोड़ दिया करती थी, ताकि कुछ भी उससे रिलेटेड और भी चीजें मिले तो मैं उसमें उसको ऐड ऑन कर सकूं। वेरी गुड स्ट्रेटेजी। मैं हमेशा कहती हूँ कि थोड़ा सा छोड़ दीजिए ताकि कुछ नया आए तो उसमें आप ऐड कर सको। वेरी गुड। जी अच्छा, मैम। अब आप ये बताइए कि ये जो 10 चैप्टर्स है, 10 पेपर्स हैं पूरे सिलेबस के, उसमें सबसे ज़्यादा फोकस किस पर करना चाहिए स्टूडेंट्स को? मैम, वैसे तो मुझे माइक्रो में काफी दिक्कत होती थी। मतलब इजीली सारी चीजें समझ में नहीं आती थी, लाइक डिफरेंट बुक्स हो गया, पाइपलाइन हो गया, काफी कंफ्यूजन रहता था। तो आपके लेक्चर देखे उसके बाद से सारे कंफ्यूजन वगैरह सारे क्लियर होने लगे। और हर टॉपिक अपने आप में एक अलग ही भूमिका निभाता है। और किसी किसी को जैसे मैक्रो अच्छे से समझ में आता है, किसी को माइक्रो अच्छे से समझ में आता है, किसी का कोई टॉपिक वीक रहता है, तो उसको मतलब वीकली रिवाइज करो तो फिर वो इजी हो जाता है। अच्छा, माइक्रो को आपने कैसे कवर किया? मतलब आपकी स्ट्रेटजी माइक्रो को इजी करने में कैसी थी? किस प्रकार से आपने माइक्रो को अपने लिए इजी बनाया? मैम, जैसे उसमें आप एग्जांपल्स देते थे कि एक तो ये मांग मांग का नियम और इन चीजों को लेके आप फिर टी और कॉफी का एग्जांपल देते थे।
ऐसे बहुत सारे लाइव एग्जाम्पल और अपने जो आसपास का वातावरण है उससे रिलेट करके उसको समझना और ज़्यादा इजी हो गया था। और क्राफ्ट पर भी आपने कमांड करा होगा। जी मैम, आप हमेशा बोलते हो कि मतलब ग्राफ बनाइए उसको भेजिए, पर मेरे पास मतलब उतना समय नहीं हो पाता था, जैसे मैं वर्किंग भी हूँ प्लस मदर भी हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे चैलेंजेस आते रहे, तो लाइव क्लासेस देखना भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता था। तो मैं हमेशा लेती कोर्स हमेशा लाइव का ही थी, लेकिन वही मैंने रिकॉर्डेड आपको नहीं। एक आधा बार बीच में बोला भी है कि जब आपने लाइव लिया है तो आप रिकॉर्डेड क्यों देखते हो, लाइव में आप क्यों नहीं आते हो। जी मैम, तो यही कारण रहता था कि बैंक में सुबह से शाम हो जाता है, कभी कभी लेट सेटिंग भी करना पड़ जाता था, और घर पे आके फिर घर के काम और बच्ची को देखना। और इसमें मेरे हस्बैंड का भी काफी सपोर्ट रहा है कि उन्होंने मेरी गुड़िया को अच्छे से संभाल लिया ताकि मुझे पूरा समय मिल पाए। और उसी बीच में लाइब्रेरी चली जाया करती थी, तो यही रहता था 7:30 से 11 या 11:30 बजे तक मैं नहीं लाइब्रेरी देखिए, में बैठ घर के कर। कामों को करते हुए और आप चूंकि आप बैंक में भी पढ़ा रही थी तो ये आपके लिए टफ तो ज़रूर रहा होगा। और आपके इंटरव्यू में आपसे बैंकिंग से रिलेटेड भी कुछ सवाल किए गए या कुछ ऐसा पूछा गया कि आप बैंक को छोड़ के क्यों आना चाहती हैं। जी मैम, मुझसे सबसे पहला क्वेश्चन ही यही पूछा गया कि आप बैंक को छोड़ के इसमें क्यों आना चाहते हो। तो फिर इसका जवाब मैंने दिया कि मेरा रुझान पढ़ाने को लेकर है। और फिर उन्होंने मुझे उसी में ही काउंटर क्वेश्चन किया और उसी क्वेश्चन में उलझाने की कोशिश की कि आप मतलब वहाँ पे तो सब अधिकारी बोलते हैं, सबको मैनेजर बोलते हैं, यहाँ पे तो कोई अधिकारी नहीं बोलता है, यहाँ पे तो सिर्फ एक सर और मैडम इसी तरह से बोलते हैं, ऐसा करके उन्होंने मुझे उलझाया उसमें। फिर मैंने उस चीज का मतलब मेरे हिसाब से जवाब दिया कि सर वहाँ पे भी हर कोई अधिकारी नहीं होता है, वहाँ पे भी मतलब पोस्ट अलग अलग पोस्ट होती है, उसके अकॉर्डिंग सबका अच्छा, डेजिग्नेशन होता इंटरव्यू में कुछ ऐसे खास क्वेश्चन जो आपको काफ़ी टफ लगे और आपको थोड़ा सोचना पड़ा कि इसका जवाब मुझे कैसे देना चाहिए, कुछ ऐसे क्वेश्चंस किए गए थे। है। मैम, मुझसे माइक्रो से क्वेश्चन उठे थे, जिसमें मुझसे पूछा गया था कि मोनोपोली मोनोपोली पढ़ा है क्या आपने। तो मैंने कहा था कि सर। तो उन्होंने पूछा कि मोनोपोली में एक टर्म है मूल्य विभेदीकरण, ये क्या होता है। तो मैंने उसका आंसर किया। फिर उसके बाद सर ने मुझसे वापस पूछा कि इसमें सप्लाई कर्व होता है कि नहीं होता है। तो मैंने भी उतना ही आंसर दिया कि सर नहीं होता है। तो फिर उन्होंने मुझसे वापस पूछा कि क्यों नहीं होता है। तो मैं जब तैयारी भी कर रही थी तभी भी मैंने इसका आंसर और उसको प्रॉपर समझने की कोशिश की थी, तब भी समझ में आया था, लेकिन वहां पे मैं थोड़ी देर के लिए घबरा गई थी, तो फिर मैं आंसर नहीं कर पाई इसका। अरे फिर इस बार के इंटरव्यू का जो मैंने ट्रेंड देखा है, इसमें सब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा सवाल किए गए, जबकि पिछले वाले इंटरव्यू में सब्जेक्ट से कम था और व्यवहारिक सवाल ज़्यादा थे। तो इस बार जितने भी स्टूडेंट ने दिया है सबसे सब्जेक्ट और खासकर माइक्रो से एंड ग्राफ से रिलेटेड सवाल ज़्यादा किए गए। और आपको क्या लगा, इंटरव्यू का माहौल कैसा होता है और आपने आपको सहज बनाए रखने के लिए आपने क्या किया था। मैम, वैसे तो इंटरव्यू का माहौल जैसे ही हम इंटरव्यू रूम में घुसते हैं उससे पहले तक तो काफी डर लगता है, नेचुरल है। पर अंदर जाने के बाद बिल्कुल रिलैक्स माहौल रहता है, तो आपको थोड़ा सा मतलब सहज बनाने की कोशिश करते हैं, आपके लिए वो एनवायरनमेंट थोड़ा सा वैसा हो जाए कि आप प्रॉपरली आंसर कर पाए बिना झिझके। तो इतना डर नहीं लगता है फिर अंदर जाकर के, आप आराम से आंसर कर सकते आपका इंटरव्यू कितने समय तक चला था, आई मीन कितना हैं। ड्यूरेशन रहा, इंटरव्यू कब तक चला, ड्यूरेशन कितना रहा। मेरा इंटरव्यू लगभग 10 से 12 मिनट चला था, इससे ज्यादा नहीं चला। तो उस 10 से 12 मिनट में आपसे इतने सारे क्वेश्चंस किए गए और सब्जेक्ट से रिलेटेड ज़्यादा सवाल हुए, व्यवहारिक सवाल बहुत कम थे। जी मैम, सब्जेक्ट में मुझसे मनी एंड बैंकिंग से भी क्वेश्चन किया था। जो मुद्रा लोन है उसके बारे में उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप इसको बता दीजिए कि ये क्या होता है और ये क्यों बेनिफिशियल है, ऐसे करके।
तो फिर उसका जवाब दिया था। वो मुझसे जो सुनना चाह रहे थे, आखिरी में मैंने उन्हें वही चीज़ बता दी, लाइक ये कोलेटरल फ्री होता है, और वो यही सुनना चाह रहे थे, तो वो खुश हो गए। तो मतलब आपका जो बैंकिंग का अनुभव है उसने आपको काफ़ी सपोर्ट किया। जी मैम। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूँगी खुशी, जब आप मतलब आप बैंक में भी काम कर रहे हो और घर के भी कामों के साथ इतना एडजस्ट करने के लिए आपने अपनी पढ़ाई का शेड्यूल क्या रखा? मैम मेरा वही रहता था, मॉर्निंग में मैं टाइम नहीं दे पाती थी, क्योंकि बच्चों के साथ बच्चों का टिफिन खाना ये सारी चीज़ें रहती थी। फिर शाम में आने के बाद भी यही चीज़ें रहती थी। उसके बाद 7:30 या 8 बजे के आसपास में लाइब्रेरी चली जाती थी, तो वहाँ से मुझे 11 साढ़े 11 बज जाते थे। तो ये मेरा पढ़ाई का शेड्यूल रहता था, मिनिमम 3 घंटे, और उससे ज़्यादा तो कितना भी देना है, लेकिन कम से कम 3 घंटा देना है, ये मेरी कोशिश रहती थी। वेरी नाइस, मतलब एक दिन में स्टूडेंट्स को 3 घंटे तो मिनिमम देने चाहिए। और खुशी, अभी जो स्टूडेंट इसकी तैयारी कर रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? अ, मैं यही मैसेज देना चाहूंगी, सबसे पहले तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक कि यू। आपके कारण ही आज मैं इस मुकाम पे पहुंची हूँ। नहीं, आप सीरियसली लोगों की मतलब। मेहनत होती है, ऐसा तो मेरा मानना है कि मैं पढ़ाती सबको हूँ, लेकिन जो मेहनत करते हैं और जो मेरी बातों को फॉलो करते हैं, तो ये मैं एवं कहूँगी। पढ़ाते भी हो, लाइव क्लासेस भी लेते हैं, तो ऐसा लगता है कि आप बस सामने ही बैठे हो। आप सामने बैठे हो, और मतलब अगर बीच में ध्यान इधर उधर भी जाता है, तो ऐसा लगता है कि उसी समय आप बोल दोगे, तो इधर उधर डिस्ट्रैक्ट भी नहीं हो पाते हैं, मैं बस आपको एक हाँ। इंटरेस्टिंग सी बात बताऊं कि अभी मध्य प्रदेश में मेरे द्वारा जितने लोगों ने पढ़ा है, बहुत सारे अभी असिस्टेंट प्रोफेसर बने हैं, और उनका रिक्वेस्ट है कि आप मध्य प्रदेश के लिए ऑफलाइन क्लासेस शुरू करें। तो ये, हाँ, क्योंकि हर शेड्यूल में मेरे से कम 20-25 स्टूडेंट पढ़ते हैं। तो कभी मैं मध्य प्रदेश अगर आऊँगी तो मेरा प्रॉमिस है वहाँ पर किसी एक अच्छे सिटी में मैं ऑफलाइन क्लासेस ज़रूर शुरू करूँगी। ठीक है, तो मेरी ये बहुत रिक्वेस्ट एमपी से आ रही है मेरे लिए, तो थैंक यू सो मच इतने ट्रस्ट के लिए। मेरी एक इच्छा है मैम, कि मैं लाइफ में एक बार आपसे जरूर मिलूं। अब मुझसे मिलने के लिए देखिए, अभी मैं आप लोग को ऑनलाइन बता रही हूँ कि अब हम पंजाब जा रहे हैं, तो अब मुझसे मिलना होगा तो आप लोग पंजाब के फिरोजपुर में आना पड़ेगा। ठीक है, तो मध्य प्रदेश से पंजाब की दूरी ज़्यादा नहीं है, और कभी मिलेंगे लाइफ में, मैं भी आती रहती हूँ मध्य प्रदेश, तो मैं ज़रूर बताऊंगी आप लोगों को। ठीक है, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर खुशी। थैंक यू मैम।